अब हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन, और इस लेक्चर को समाप्त होने से पहले हम लोग इंटीग्रेशन सीख चुके होंगे और ये भी देख लेंगे कि फिज़िक्स में हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं और कैसे करेंगे आगे चल करके। 11th हो या 12th हो, दोनों जगह पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और वेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे कि बचपन से लेकर के आज तक हम लोगों ने जो मैथमेटिक्स पढ़ा है, जितने भी मैथमेटिक्स ऑपरेशन देखा है, उसका है जो कि एक इन्वर्स ऑपरेशन भी होता है। जैसे कि एडिशन देखा तो उसका इन्वर्स सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन उसका इन्वर्स डिवीज़न होता है, जो स्क्वायर देखा है उसका इन्वर्स स्क्वायर रूट होता है। उसी प्रकार से अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने सीखा है डिफरेंशिएशन, उसका जो इन्वर्स ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन, जो कि हम लोग यहाँ पर एडिंग दे चुके हैं। इंटीग्रेशन को हम लोग दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं। इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं। क्या? एंटी डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, या डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो वो इंटीग्रेशन का उल्टा। और जैसे जोड़ का उल्टा घटाव और घटाव का उल्टा जोड़ होता है, उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होगा। फिर जो कि इसको हम लोग, इसका सिंबल क्या होता है, इंटीग्रेशन को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं एस की तरह। एस का मतलब होता है समेसन, मतलब जब भी छोटे छोटे पार्ट को जोड़ करके एक बड़ा पार्ट बनाना होगा या निकालना होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी कभी हम लोग को रेट ऑफ चेंज या छोटे से पार्ट का किसी भी जगह पर चर्चा होगा तो वहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। तो मेनली रूप से जो इंटीग्रेशन है उसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं जो आपको दिख रहा होगा। और यदि कोई फंक्शन है और उसको यदि इंटीग्रेट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, इस सिंबल को लिखेंगे और उस फंक्शन को लिखेंगे और उसके बाद फंक्शन में जो वेरिएबल होगा, फंक्शन होगा तो कन्फर्म है कि एक वेरिएबल भी होगा, उसको डी के साथ लिखेंगे। इस प्रकार से कोई भी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे और पढ़ेंगे इसको इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इस प्रकार से। अब है जो कि इसका कुछ रूल देख लेते हैं और कुछ इसका जो फॉर्मूला होता है वो, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी करेंगे कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम भी करेंगे। तो इसका सबसे पहले जो कि कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। मेनली रूप से यहाँ पर एक और भी बात जानने योग्य है कि जो इंटीग्रेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया डिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा हो गया इनडिफिनिट। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और उसके बाद हम लोग जब इंटीग्रेशन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन सीख लेंगे उसके बाद देखेंगे हम लोग डिफिनिट। डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में मात्र एक फॉर्मूला का अंतर है। यहाँ पर जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे उसमें लिमिट लगा हुआ नहीं रहेगा, और जो डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिमिट लगा हुआ रहेगा नीचे और ऊपर। ऊपर वाले को अपर लिमिट और नीचे वाले को लोअर लिमिट कहेंगे। अब जो कि जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है या सिंपली जो इंटीग्रेशन है उसका कुछ फॉर्मूला और कुछ रूल देख लेते हैं। तो कुछ फॉर्मूला हम यहाँ पर दिखाते हैं और उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला इस प्रकार से है, जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो उस फंक्शन को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, x, यहाँ पर जो x है वो वेरिएबल है और n है जो कि कोई भी नॉमिकल वैल्यू है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c यहाँ पर कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट 2 4 10 कुछ भी हो सकता है, उसका वैल्यू ज्ञात नहीं होता है। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो n का वैल्यू होगा वो -1 के बराबर नहीं होगा। फिर उसी प्रकार से एक और इंटीग्रेशन है, यदि इंटीग्रेशन इस टर्म में दिया हुआ रहेगा ax प्लस बी पर पावर n के टर्म में दिया हुआ रहेगा और उसको इंटीग्रेट करने के लिए कहेगा, यहाँ पर जो a है वो कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और x वेरिएबल है,
और n जो है वो पावर है वो भी न्यूमेरिकल कोई वैल्यू ही है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पर होल पावर n+1 बाई ए इंटू n+1 प्लस सी। यहाँ पर जो सी है वो सभी में आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। यदि कहीं पर बनाते वक्त मिस हो जाएगा तो समझना कि वहाँ पर सी है। और ये यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि जो n का वैल्यू है वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट फॉर्मूला है 1/ax प्लस बी। यहाँ पर भी a क्या है नॉमरिकल वैल्यू और b भी कोई ना कोई नॉमरिकल वैल्यू है और x वेरिएबल्स है। और वैसी परिस्थिति में यदि डिफरेंशिएशन करना रहे इंटीग्रेट करने का रहेगा फंक्शन को, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कैसे करेंगे 1/a इंटू ln, ln का मतलब लॉग होता है ax प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से। फिर हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ dx को कर दिया तो क्या होगा, सिंपली x हो जाएगा और प्लस सी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये डिटेल्स जानने के लिए मैथमेटिक्स का आपको सहारा लेना पड़ेगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है e⁴ax प्लस बी, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो a है वो 1/a इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो रहेगा वही हो जाएगा और प्लस सी लास्ट में सभी में लिखना है। फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट है a पर पावर लिखा हुआ है px प्लस क्यू। यहाँ पर भी p और जो q है वो कोई भी वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट होंगे। यहाँ पर जो a है वो वेरिएबल हो सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ a पर पावर px प्लस क्यू का मतलब है कि a का मतलब है जो कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो a का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, वो यहाँ पर लिख दिया गया है कि जो a का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा। और p यहाँ पर कोई भी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हो सकते हैं, x है जो कि वेरिएबल है और प्लस q। ऐसी परिस्थिति में जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 1/p इंटू a टू द पावर px प्लस क्यू बटे ln a प्लस सी, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर जो साइन x है उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/a cos ax प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। फिर उस प्रकार से cos को यदि इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 1/a sin ax प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर हड़बड़ाने वाली बात नहीं है कि ax प्लस बी है क्या, यहाँ पर भी a है जो कि कोई कांस्टेंट रहेगा, x वेरिएबल रहेगा और b भी कोई कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में करना है। और जब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, जब प्रॉब्लम करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से है जो कि tan का होगा tan ax प्लस बी का होगा 1/a ln sec ax प्लस बी प्लस सी। फिर cot, उसी प्रकार से cot का होगा cot ax प्लस बी का हो जाएगा 1/a ln sin ax प्लस बी प्लस सी। फिर उसी प्रकार से sec स्क्वायर ax प्लस बी का हो जाएगा 1/a इंटू tan ax प्लस बी प्लस सी। और भी कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि cosec स्क्वायर ax प्लस बी रहेगा तो इसका क्या होगा, cosec स्क्वायर ax प्लस बी dx रहेगा तो इसका हो जाएगा -1/a cot ax प्लस बी प्लस सी। फिर उसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स रहेगा, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते थे ax प्लस बी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर है जो कि बटे में 1 हो जाता, बटे में a हो जाता, तो यहाँ पर नहीं है तो sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln sec x प्लस tan x प्लस सी। इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग और भी इक्वल टू लिख सकते हैं कि ln tan के बाद इसको घेर करके यहाँ पर नीचे लिख देते हैं हम π/4 प्लस x/2 प्लस सी। ये भी इसका फॉर्मूला होता है sec x का। तो दोनों में से हम लोग आवश्यकता के अनुसार से देखेंगे कि प्रॉब्लम में कैसे पूछ रहा है, उस प्रकार से जो कि इस्तेमाल करेंगे दोनों का। फिर cos kx, यहाँ पर k जो कि कोई कांस्टेंट है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा sin kx/k प्लस सी। फिर है जो कि नेक्स्ट है cosec x dx है, तो यहाँ पर उसका 3 फॉर्मूले होते हैं। ln पहला होता है ln cosec x माइनस cot x प्लस सी, फिर दूसरा होता है ln tan x/2 प्लस सी, फिर तीसरा होता है ln cosec x प्लस cot x प्लस सी।
फॉर्मूले तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग इतना ही देखते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। इससे क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा रूल देख लेते हैं कि जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने देखा था कि कोई फंक्शन जब डिफरेंशिएट होता था, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएट होता था तो उसका निकल करके क्या आता था आंसर। उसी प्रकार से यहाँ पर इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्शन डिफरेंशिएशन में देखते थे कि दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन के रूप में है, डिवीजन के रूप में है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, तो उसको हम लोग कैसे करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखना है कि कोई फंक्शन के आगे यदि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और उसको इंटीग्रेट करना रहेगा तो सिंपली क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो फंक्शन से बाहर निकल जाएगा और जो फंक्शन है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 2-3 फंक्शन यदि प्लस माइनस के टर्म में दिया रहेगा और सबको इंटीग्रेट करने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सारे फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे और जो बीच में साइन रहेगा प्लस या माइनस का वो सिंपली हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर से जो कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है और सबसे छोटा एग्जाम्पल है कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ x dx करेंगे तो वो क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं x पर पावर कितना है 1, तो 1 है, तो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे वो इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले का अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा था। इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n dx, इसका क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 और प्लस c लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x टू दी पावर 2 बाई 2, यही क्या हो गया, और प्लस c भी लिख सकते हैं आंसर। फिर और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि नेक्स्ट जो एग्जांपल लेते हैं वो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 2x से दिखाते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है, जो इंटीग्रेशन में यहाँ पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने किया था, क्या गया था x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मिला कर क्या आ गया x स्क्वायर प्लस c, यही क्या हो गया आंसर। अब हम लोग इंटीग्रेशन जब स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने जाना था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जो यहाँ पर आया है आंसर, इसको यदि हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, यदि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो जो इंटीग्रेशन में किया गया था वो आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जो पावर आता है वो आगे आकर के मल्टीप्लाई होता है और पावर पर एक घट जाता है। उसके बाद फिर प्लस सी मतलब कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो देखो तो यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, फिर से 2x प्लस 0 का मतलब कुछ भी नहीं 2x। तो इससे ये भी साबित होता है यहाँ पर क्या, कोई भी फॉर्मूला कोई भी प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर हम लोग ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि जो आंसर आता है कोई किसी फंक्शन को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर से क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद यदि वो क्वेश्चन आ गया, वो फंक्शन आ गया, तो हम लोग क्या समझेंगे कि जो हम लोग का आंसर है वो बिल्कुल सही है, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर साबित कर दिया। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर ऊपर भी कर सकते थे। फिर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है और थोड़ा सा देखते हैं, यदि इस प्रकार से रहा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx, तो ये भी बहुत ही आसान है और ये इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर बारी बारी से सबको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3 बाई 3 माइनस 2 इंटू एक्स को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो अभी हम लोगों ने किया था तो वो क्या आ गया था एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन का मतलब सिंपली एक्स का इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, और प्लस लास्ट में सी लिखना है। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल करेंगे
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा x³/3 माइनस x² प्लस x प्लस c, यही क्या हो गया आंसर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कुछ इस प्रकार से रहेगा 3 माइनस 5/x⁴, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए कहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से दोनों को सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे। 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे हम लोग करते हैं 3 और माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं x⁴ और इसको dx। तो 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x और माइनस 5 है जो कि मल्टीप्लाई है, तो 5 कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो वो बाहर निकल जाएगा, और x⁴ क्या हो जाएगा -3/-3 और लास्ट में प्लस c। यहाँ पर भी लास्ट में प्लस c लिखेंगे और यहाँ पर भी लास्ट में प्लस c लिखेंगे। तो चूँकि यहाँ पर c का मतलब 8, 10, 20 कुछ भी हो सकता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो जो भी जोड़ेंगे कांस्टेंट को तो जोड़ करके लास्ट में कांस्टेंट ही आएगा। तो 2c की जगह पर हम लोग सिंपली 1c ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर है जो कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर के प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा। तो प्लस 5/3 x⁻³ प्लस c, इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। फिर है जो करना एक स्टेप और कर सकते हैं कि जो -3 है उसको x⁻³ है उसको यदि हम प्लस पावर के रूप में लिखने जाते हैं तो ये बटा के रूप में नीचे आ जाएगा। तो 5/3 इंटू x⁻³ हो जाएगा, इस प्रकार +3 हो जाएगा। फिर और भी एग्जांपल है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं कि यदि 2 माइनस 5/x² इस प्रकार से कुछ रहा और इसको इंटीग्रेट कहा करने के लिए, तो हम लोग कैसे करेंगे। फिर वही काम करेंगे, बारी बारी सबको इंटीग्रेट करेंगे। 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 बाहर आ जाएगा और x⁻² समझना है, और जब -2 होगा तो इस पर x⁻1/-1 प्लस c। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2x और माइनस मिला करके प्लस हो गया 5x⁻1 प्लस c। इसको हम लोग एक स्टेप इच्छा है तो और भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम भी करेंगे और अच्छा और बनाने के लिए भी कहेंगे अपने से बनाना है। जो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि 3/2√x रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। जो कांस्टेंट है वो सिंपली बाहर निकल करके आ जाएगा, और x⁻, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और 1/2 पर +1/1/2 प्लस 1 नीचे प्लस c, यह इंटीग्रेट होकर के आएगा। तो यहाँ पर इसको पूरा कर देते हैं 3/2 इंटू x⁻3/2 और यहाँ पर भी नीचे 3/2 हो जाएगा प्लस c। इस 3/2 को जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और मिला करके क्या हो जाएगा x⁻3/2 सिंपली। कुछ और भी एग्जांपल इस प्रकार से लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ √x, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x⁻1/2 लिखेंगे, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁻1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये मिला करके क्या हो जाएगा x⁻3/2 प्लस c। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए। तो क्या हो जाएगा x⁻3/2 और ये 2/3 प्लस c, यही क्या हो गया आंसर। फिर इस प्रकार से क्यूब रूट के रूप में दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1 प्लस c। और स्टेप आगे बढ़ाना तो और स्टेप आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x⁻4/3/4
4y3 प्लस सी। एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 3y4 इंटू एक्स टू दी पावर 4y3 प्लस सी। यही क्या हो गया आंसर। फिर इस प्रकार से यदि दिया हो रहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin x, तो ऐसी परिस्थिति में जब हम लोग क्या करेंगे तो जो 4 है वो सिंपली इंटीग्रेशन से बाहर निकल करके आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस x। तो आगे माइनस लिख देते हैं, कॉस x यहाँ पर लिख देते हैं प्लस सी। यही क्या हो गया आंसर। फिर x टू दी पावर -9 है, ऐसी परिस्थिति में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका x टू दी पावर -9 1 प्लस -9 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू x टू दी पावर -8y -8 प्लस सी। इतना ही भी कर सकते हैं। फिर दिया हुआ है नेक्स्ट की इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1/3 इंटू 1/x, ऐसे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ 1/x और इसमें 1/3 मल्टीप्लाई है, तो 1/3 को बाहर निकाल देते हैं पकड़ करके और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x प्लस सी। यही क्या हो गया आंसर। और वे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं जो कि हार्ड नहीं है, ये आराम से हो जाएगा और आप लोग को कर लेना है। कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से और भी दिए हैं और इसको कर लेना है, ये बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/6 माइनस 3/x³ माइनस 2x dx। तो यहाँ पर करना क्या है, सबको बार बार इंटीग्रेट कर देना है और 1/6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/6x। फिर 3 इंटू एक्स टू दी पावर -3 इसको लिख सकते हैं और उस प्रकार से फिर इंटीग्रेट हम लोगों ने ऊपर किया है तो उसी प्रकार से करेंगे। और 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा वो पता है आपको और इजी तरह से आप कर लीजिएगा, पता है। फिर x टू दी पावर -4 है और प्लस x -9 को घेर दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, घेरे या ना घेरे इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। यहाँ पर sin t माइनस cos t है, फिर प्लस t टू दी पावर 6 है, फिर है प्लस 3t पर पावर 4 -9 और यहाँ पर dt। यहाँ पर हम लोगों ने शुरू में ही कहे थे कि जो अंदर में जो वेरिएबल रहेगा वहीं पर यहाँ पर d लगा करके रहेगा। यदि अंदर में x वेरिएबल्स रहेंगे तो यहाँ पर dx रहेगा, यहाँ पर अंदर में t है तो यहाँ पर dt है, तो हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। और sin t का जो इंटीग्रेशन होता है, जो cos t का इंटीग्रेशन होता है, उसी का इस्तेमाल करके सिंपली लिख देना है। फिर उसी प्रकार से जो लास्ट यहाँ पर दिए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 2/x टू द पावर 4 माइनस 6x पर पावर 6 है, फिर प्लस e टू द पावर -3x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। इसका जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा हुआ रह जाएगा और 6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 6x। यहाँ पर कोई भी है जो कि ऐसा नहीं है जो कि आपसे नहीं बनेगा, तो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। हमको लगता है कि आपको समझ में आया है और यदि कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ लीजिएगा क्वेश्चन कमेंट करके, या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, सॉरी टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक है वो डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें इंटीग्रेशन वही रहेगा, सिर्फ लिमिट लगा करके रहेगा, तो वो इससे भी और आसान है, बस एक फॉर्मूला ज़्यादा पढ़ना है और पूरा का पूरा डिफिनिट इंटीग्रेशन आपका। यदि आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन अच्छी तरह से सीख लिए हैं, ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन का इतना ही रूल होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। जितने रूल होते हैं मात्र उसमें से हम लोग 5 से 7% या मैक्सिमम 10% को सीखे हैं। और भी बहुत सारे मैथमेटिक्स में जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं जेई का, उनको पता होगा या नहीं पता होगा तो आगे चल के 12th में उनको पता चल जाएगा कि कितना इंटीग्रेशन पढ़ने का है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वहाँ पर हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन भी देखेंगे कि हम लोग इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं फिजिक्स में उसका। ठीक है, थैंक यू।